दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ मेवात की बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती सीएम मुख्तार साहब जुड़ने वाले हैं। सीएम मुख्तार साहब की बात की जाए तो राजनीति में उनका कोई भी गॉडफादर नहीं था। उन्होंने अपने दम पर राजनीति में अपनी पहचान बनाई और पैसे से वो एक सीए हैं। तो आज सीए साहब हमारे साथ मेवात के मुद्दों पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बहुत चैनल बहुत पर। शुक्रिया, बहुत बहुत सर, जब हमने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, तो हमारा लक्ष्य ये था कि राजनीतिक न्यूज़ के साथ-साथ जो है एजुकेशनल न्यूज़ भी हम लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। चूँकि आप पेशे से सीए हैं, तो पहले तो इस सीए के जाल को बताइए कि अगर कोई बच्चा भविष्य में सीए बनना चाहे, तो उसे क्या-क्या करना चाहिए और किस तरह अपनी तैयारी उसे करनी चाहिए सर? देखिए सीए को 12वीं के तुरंत बाद भी हम कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसको एंट्रेंस कह लो या फाउंडेशन कह लो, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 50% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट है। और 55% अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है, किसी दूसरी स्ट्रीम से उसने किया है तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन में 55% नंबर चाहिए। दूसरा, 12वीं के बाद कोई भी बच्चा है, साइंस स्ट्रीम का है वो भी कर सकता है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए फाउंडेशन का एग्जाम होता है, वो फाउंडेशन का एग्जाम देना होता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आप घर से रह के भी तैयारी कर सकते हो, आप कोचिंग भी कर सकते हो, और आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स भी चल रही हैं। तो कोई बच्चा अगर ये चाहे कि भाई मेरे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, बहुत पैसे नहीं है, तो वो आसानी से सीए की पढ़ाई कर सकता है, बहुत थोड़े से रिसोर्सेज में। बशर्ते उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर, सीए का एक्चुअली वर्क क्या होता है सर? देखिए, सीए सरकार की तरफ से ऑथराइज एक व्यक्ति है, जो एक पर्टिकुलर एग्जाम को पास करके आता है, और उसकी को ऑथराइज कर रखा है सरकार ने ऑडिट करने के लिए। ऑडिट जितने भी देहाती भाषा में अगर हम समझें, तो जितनी भी कंपनियां बड़े बड़े पैसे कमाती हैं या बड़े बड़े बिजनेसेस करती हैं, जैसे सपोज करो 1 करोड़ से ऊपर का कोई बिजनेस अगर साल में कोई कंपनी करती है, तो उसको ये अनिवार्य है, कंपलसरी है उसके लिए कि वो अपने खातों की सीए से ऑडिट कराए, यानी खातों की जांच कराए। उदाहरण के तौर पे सरकार ने जैसे जीएसटी लागू कर रखी है, इनकम टैक्स लागू कर रखा है, तो इनकम टैक्स किसी ने सही जमा किया है या नहीं किया, सरकार तो हर आदमी को आके पूछेगी नहीं कि आपका कितना इनकम टैक्स बनता था, आपने सही जमा किया है कि नहीं किया। तो उसके लिए सरकार ने एक आदमी को ऑथराइज कर रखा है कि अगर रिपोर्ट पे सीए के सिग्नेचर हैं, तो सरकार उसे प्राइमो फेसी उसको ये मान के चलेगी कि उस आदमी ने सही तौर पे अपना टैक्स जमा कराया है। तो ये एक व्यक्ति है जो ऑथराइज है ऑडिट करने के लिए। चलिए सर, राजनीतिक मुद्दों की बात की जाए तो आप कामा से जो है विधानसभा के चुनाव लड़ा हुआ आपने राजस्थान में। तो आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। पहले तो आप यही बता दीजिए कि कांग्रेस से आपको जो है टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप कांग्रेस के एक बड़े नेता हुए मेवात क्षेत्र में, तो कांग्रेस से आपको टिकट ना मिलने का क्या कारण रहा? देखो, क्या कांग्रेस को इस चीज का डर था कि अगर हम एक कैबिनेट मिनिस्टर का जो है टिकट काटेंगे तो गलत संदेश जाएगा? क्या कारण था सर आपको टिकट नहीं देखिए, मिला? 2-3 चीजें हैं। जिस चीज के मांगने वाले कई सारे लोग हों और किसी एक को ही मिलना था, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे और अपनी अपनी काबिलियत बता रहे थे, अपने अपने प्लस पॉइंट बता रहे थे कि मैं विधानसभा में किस तरह मजबूत हूँ, क्यों मुझे टिकट मिलना चाहिए। तो हर आदमी बताता है अपनी क्वालिटियां, तो सारे ही लोग बता रहे थे। और संवैधानिक देश है, संवैधानिक तंत्र है, जिसमें हर आदमी को अधिकार है कि वो टिकट मांग सकता है पार्टियों से। तो उसी तरह हमने भी प्रयास किया, लेकिन जिस चीज का देने वाला कोई और हो, वो मांगने वाला नहीं बता सकता कि उसको उसने क्यों नहीं दिया। तो ये तो वो लोग बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। लेकिन ये सच है कि हमें उस समय टिकट नहीं मिल पाया, और उसके बाद हमने जनता के कहने पर यह तय किया कि जनता चाहती थी कि भाई हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी मुखरता से आवाज उठा सके विधानसभा में। तो लोगों ने कहा, तो फिर चुनाव लड़ा। सर, चूंकि आपने राजस्थान की असेंबली का इलेक्शन लड़ा, हरियाणा में भी आप काफी एक्टिव रहे, तो क्या आप किस स्टेट को चुनना पसंद करेंगे अपनी राजनीति करने के लिए? राजस्थान में ही अपनी आप राजनीति जारी रखेंगे या हरियाणा क्षेत्र में भी आपका कोई इरादा है यहाँ से? देखिए, एक बात तो ये है कि
हमारी जिस तरह की समझ बनी दुनियादारी को घूम के फिर के, मेवात को भले ही दो अलग अलग स्टेटों में बांट रखा हो, लेकिन मेवात एक अलग इलाका है, एक खित्ता है, और अब से नहीं हमेशा हमेशा से है। तो इसको स्टेटों में बांट के या इनको जिलों में बांट के, तहसीलों बांट के नहीं देख सकते। मेवात सबसे पहले तो एक यूनाइटेड एक जगह है जहां हमारे कल्चर, हमारे रिश्ते, हमारे आबा व अजदाद, हमारी विरासत जो है साझी है। तो दोनों ही मेवातों को मैं मोहब्बत की नजरों से देखता हूँ। रही बात पॉलिटिकल करियर की, तो मैं राजस्थान, वो मेरा गृह क्षेत्र है, घर है वहां मेरा, तो मेरी वहीं से लड़ने की इच्छा है, वहीं से। सर, चूंकि आप मेवात के बहुत बड़े नेता है, आपके हाथ में बहुत कुछ है। लगभग राजस्थान हरियाणा की बात की जाए तो एक बहुत अरसे से कांग्रेस का शासन रहा, राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन रहा। पर एक जो मेवात के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जरूरत रही, यूनिवर्सिटी, ना वो आप ला पाए, ना हरियाणा वाले ला पाए। क्या कारण रहा सर? देखिए, पिछले 10 साल से तो सूबे में बीजेपी की सरकार है, सरकार है। और ये जो मांग है मुख्यतः ये हमारे मेवात इलाका, जो हरियाणा मेवात इलाका है, इस इलाके में हम लोग यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। और इसी इलाके में इस यूनिवर्सिटी को लेकर अवेयरनेस है, मतलब आम जनता में ये एक इशू है, मुद्दा है इस इलाके में। तो इस इलाके में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार आमतौर पे उसकी टेंडेंसी ये रहती है कि वे मुस्लिम इलाके को वो निचले पायदान पर रखते हैं। यहाँ पर तो कोई चीज जब आती है, जब कहीं से कोई बच जाती है, सपोज करो किसी ने खैरात करी और उसने पूरे इलाके को नौता और किसी पड़ोसी को नहीं बुलाया, अब उसके यहाँ सारे लोग खा के चले गए जो उसने बुलाए थे, खाना बच गया, तो अब वो ये कहे कि ले पड़ोसी तू भी खा ले। तो वो वह हाल मेवात का है। पूरे हरियाणा में जब कहीं कोई जगह नहीं रहती कि भाई कहीं काम कराना है, तो फिर मेवात का नंबर आता है कि भाई मेवात में ये काम कराया जाए। सर, बीजेपी की आपने बात की, बीजेपी का तो इसमें कोई है ही नहीं जो मेवात के लिए कुछ कर सकती है एजुकेशन के क्षेत्र में। ये सबको पता है, मेवात में बीजेपी ना आज करने वाली है ना कल। आपकी सर, ऐसा तो नहीं है, करना चाहिए, ये उम्मीद तो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, चुनी हुई सरकारों से सर, उम्मीद रखनी चाहिए, ये हमारा हक है। जरूरी नहीं है, देखो, चुना हुआ व्यक्ति सिर्फ उनका नहीं होता जो वोट देते हैं। चुना हुआ व्यक्ति जिसने वोट दिया उसका भी है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी है। फिर तो लोकतंत्र कैसे रहेगा कि अगर सब वोट देंगे उन्हीं का नेता है। सिर्फ एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है कि किसको लीड करना है लोकतंत्र में। जिसको ज्यादा मत मिल गए, अब एक आदमी को 5,000 मत मिल गए और एक को 4800 मत मिले, तो इसका मतलब ये थोड़ी जिसको 4800 मत मिले उसके साथ लोग नहीं है यार, उसके साथ भी बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये जस्ट एक व्यवस्था है। उम्मीद तो हमें सबसे रखनी चाहिए, मांगना चाहिए बाकायदा सरकारों से, ये हक है हमारा। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बीजेपी की सरकार है, ये तो हमें कुछ नहीं देगी। वो मत दे, ये उनका काम है, देते नहीं देते। हमारा हक ये है कि हमारा हक बनता है, हमें मांगना चाहिए। सर मैं भी वही कह रहा था, सरकार है उसे मांगना चाहिए। पर जिस तरह हमने देखा, बीजेपी ने मेवात के लिए ऐसा कुछ काम किया नहीं जिससे मेवात आगे जा सके। मैं आपसे मेरा सवाल ये था कि बीजेपी की 10 साल से यहाँ सरकार थी, पर पहले तो कांग्रेस की थी, उस वक्त भी यूनिवर्सिटी की मांग थी। उस वक्त आपने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी मेवात को? पहले भी तो सरकार आपकी थी। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है और जहां तक मेरी समझ जितनी है इस इश्यू के बारे में, 10 साल पहले ये मांग उतनी मुखर नहीं थी जितनी मुखर आज है। जितनी आम आदमी तक ये बात आज पहुंची है, उस समय उतनी प्रायोरिटी से या वो प्राथमिकता में उतने ऊपर ये मुद्दा नहीं था। और देखो, सरकारें हैं, कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, जब आम आदमी तक वो मुद्दा पहुंच जाता है तब उसके मन जाने के, कबूल हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब सरकार आएगी कांग्रेस की सूबे में, तो इस इलाके को यूनिवर्सिटी मिलेगी, ऐसी उम्मीद कर। सर, चूंकि आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में एक बहुत बड़ा लोगों का तबका है जो साइबर क्राइम में लगा हुआ है। हरियाणा में भी ये सिचुएशन बनी हुई है। तो साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त क्या कार्य किए गए थे, और क्या आप इस पर कहेंगे साइबर क्राइम को सबसे लेकर? सबसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार हो, मीडिया हो, वो सवाल पूछने से पहले किसी को दोषी ठहरा देता है, ये ठीक नहीं है। जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा तबका एक है मेवात में जो साइबर क्राइम करता है, ये
बहुत बड़ा तबका क्या होता है, बहुत बड़ी तादाद क्या है, मतलब आपने पहले ही तय कर दिया। ये ब्रांडिंग का असर है। ये जो ब्रांडिंग हमारी की गई है ना कि, और जैसे उदाहरण के तौर पर, आप बुरा मत मानिएगा, मेवात इलाके के बारे में मैं जब दिल्ली पढ़ता था तो वहां के लोगों के बारे में, मेवात के बारे में ये परसेप्शन था कि वो तो कोई ऐसा इलाका है जहां कोई सुबह गया तो शाम को लौटेगा या नहीं लौटेगा नहीं पता। तो क्या ऐसी स्थिति है मेवात की? कोई आदमी नौकरी करने जब परले हरियाणा से इधर आता है तो वो बेचारा डरता डरता आता है यहाँ की, यार वो ब्रांडिंग का एक असर है। उस जो ब्रांडिंग होती है, जो मीडिया में न्यूज लगती हैं, मीडिया में खबरें लगती हैं, वो एक इलाके विशेष को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो इलाका तो क्रिमिनल्स का इलाका है। उसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझो, उसके पीछे की सोच समझो। जब तक हम इस सोच को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस समस्या को नहीं समझ पाएंगे। पहले क्या करा गया, पहले बहुत बड़े स्तर पर इसकी ब्रांडिंग की गई। मेवात में तो साइबर क्राइम होता है, मेवात में तो ये होता है। मैं ये कह रहा हूं, जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं वो सब आदमी पुलिस की उंगलियों पर है, कौन कौन कर रहा है। गांवों में पुलिस का इतना स्ट्रांग नेटवर्क है कि वो एक दिन में चाहे तो बंद कर सकते हैं इसको। पुलिस से सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, पुलिस मंथली खा रही है, पुलिस का धंधा चल रहा है। फिर चंद लोगों की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से, आपसे भी कहना चाहता हूं कि ये कहना छोड़ दो कि बहुत बड़ी तादाद में लोग करते हैं। नहीं, चंद लोग करते हैं, और ये चंद लोग हर समाज में हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कर रहे हैं, हर समाज के लोग कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं। और क्राइम का किसी समुदाय विशेष से कोई लेना देना नहीं है। क्राइम तो मेवात के अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आप क्राइम का रिकॉर्ड उठा के देख लो, सरकारी आंकड़ा देख लो, मेवात का नंबर कहाँ आता है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर कहाँ आता है। तो बात क्या है, इस मसले को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है और रोकने की कोशिश नहीं की गई, जानबूझ के ढील दी गई। एक समय था चंद लोग करते थे, पुलिस चाहती तो उनको अंदर करके और उनका इलाज करती, रोकती इस चीज को। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, जो आसाम की सिम है, जो कलकत्ता की सिम है, और जो यहाँ चल रही है, क्या पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं है? जो आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, 1 मिनट में चाहे तो सारी सिमें बंद हो सकती हैं। क्यों नहीं पुलिस करती, क्यों नहीं प्रशासन करता? इसलिए नहीं करता कि इन लोगों को का धंधा चल रहा है। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आसान तरीका मिला हुआ है कि इनकी छवि बर्बाद की जाए, इनकी छवि को धूमिल किया जाए, ताकि इनके ऊपर जब जुल्म हो तो दुनिया में हम ये कह सकें कि ये लोग क्राइम करते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, जबकि ये इनके एजेंडे में शामिल है। जो लोग क्राइम नहीं करते उन पर भी जुल्म कर रहे हैं। तो बताइए कितने सारे लोग हैं जो मॉब लिंचिंग में मारे गए, क्या वो साइबर क्राइम करते थे? लेकिन बात यह है कि एक समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए टारगेट किया जाता है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जितनी भी मुसलमान बस्तियां हैं, आप बड़े से बड़े शहर में चले जाओ, छोटे से छोटे शहर में चले जाओ, वहां पे रेहड़ी वाला, ठेले वाला सड़क पे हर तरफ अतिक्रमण कर लेते हैं, पुलिस नहीं हटाती उनको। क्यों नहीं हटाती? और जगह पे अतिक्रमण करता है, पुलिस 1 मिनट में जाती है, उन सब चीजों को हटवा देती है। प्रशासन से बड़ा थोड़ी कोई है। प्रशासन 1 मिनट में चाहे तो घरों से बुलडोजर लगा के घरों को तो गिरा देते हैं, क्या उन रेहड़ी पटरियों को नहीं हटा सकते? क्या फुटपाथ पे लगी हुई दुकानों को नहीं हटा सकते? इसलिए नहीं हटाते ताकि दूसरे लोग आए तो इनकी बस्तियां, इनके मोहल्ले देखकर ये कहें, अरे यार देखो कैसे लोग हैं, कैसे कैसे गंदगी में रहते हैं, किस तरह रहते हैं। तो ये एक सोच है, ये एक समझ है लोगों की, जो बनाने की कोशिश की गई है। इस सोच को समझना बहुत जरूरी है कि आपकी इमेज को एक साजिश के तहत उस तरह की ब्रांडिंग की जा रही है, ताकि लोगों को ये दिखाया जा सकता हो कि ये यार ऐसे लोग होते हैं, तो मैले कुचेले लोग होते हैं। समझ गए सर? चूंकि आपने ये बात कही कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत होती है, तो राजस्थान में तो आपकी सरकार थी, क्यों आपने पुलिस पर कार्रवाई नहीं की अगर इसमें पुलिस की मिली भगत थी तो? अब से पहले बहुत हद तक अंकुश था। और देखिए, एक सूबे में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, सूबे में बैठा हुआ मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन के हर एसएचओ को, पुलिस को, इन सब को ऐसे मॉनिटर नहीं कर सकता कि उसको पता चल जाए। ये सब चीजें तो एक तंत्र है जिसे 1 सेकंड में ठीक नहीं करा जा सकता। और रिश्वत लेने की मानसिकता है अगर पुलिस की, तो रिश्वत लेने की उसकी मानसिकता है। सीएम या कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन 1 मिनट में उस समस्या को ठीक नहीं कर सकता।
इस तरह की बर्बरता नहीं हो रही थी, इस तरह की गुंडागिर्दी उस समय नहीं हो रही थी। और दूसरी बात ये, उस समय भी कुछ लोगों ने राजनीतिक संरक्षण दिया इन लोगों को अपने फायदे के लिए, इसलिए कि उनकी भी मंथली बंधी हुई थी, उनको भी हिस्सा आता था अपने हिस्से का, तो उस चीज को आम जनता ने नकारा भी। आम जनता ने बड़े स्तर पर उसका विरोध किया, और विरोध किया तो उसका परिणाम सबके सामने है। सर एक और मुद्दा मेवात का जो बहुत बड़ा बना हुआ है वो दिल्ली अलवर जो है ये हाईवे है। इसके चौड़ीकरण की हमेशा मांग उठती आई है। इसे खूनी रोड के नाम से भी जाना जाता है। आए दिन इस पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इस पर आप जो है कहाँ तक आवाज उठा रहे हैं? किस आपके द्वारा इस पर कितना कार्य किया गया है? देखिए, सही बात तो ये है, हरियाणा मेवात में मेरा बहुत बहुत ज्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, और मेरी सक्रियता सिर्फ इतनी है कि मेरा कारोबार, मेरा काम यहाँ है। और दूसरी बात ये रही कि जब हम इस समाज का एक हिस्सा हैं, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये रोड 4 लाइन हो जाए, और पूरा इलाका चाहता है 4 लाइन हो जाए। लेकिन फिर वही बात है, घूम फिर के पिछले 10 साल से तो ऐसी सरकार है जिसके एजेंडे में ही नहीं है मेवात को डेवलपमेंट। तो उम्मीद ये है कि सरकारें बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, और मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार भी है, अगर उन तक भी मेरी आवाज बात पहुंच रही है, तो उनको इस तरह भेदभावपूर्ण तरीके से काम नहीं करना चाहिए। सर कामा विधानसभा में जब इलेक्शन हुए तो आप भी हारे वहां से। कांग्रेस की टिकट पर जाहिदा जो मंत्री थी कैबिनेट में राजस्थान में वो भी हारी। बीजेपी एक हरियाणा से एक नए कैंडिडेट को कामा से लड़ाती है जिसकी कामा के लोगों को कोई जानकारी नहीं, ना उसे कामा के लोगों की जानकारी है, जिसे राजस्थान के बारे में कुछ नहीं पता, वो वहां से जीत सक जाता है। क्या आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या जाहिदा तो वहां इतने दिनों से काम कर रही थी, क्या जाहिदा मैम ने जो है जनता की पकड़ कम हुई है? और आप क्यों इसमें इतने जो है फेल हुए? हाँ, देखिए, ये तो जनता जनार्दन है, जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे। एक बात तो ये है कि वहां बीजेपी का इतना वोट बैंक है जितना वोट बैंक उनको मिला, उस उनकी जगह कोई भी वहां से चुनाव लड़ता तो उसकी वोट उसको मिल जाती। उदाहरण के तौर पे कि वहां हमेशा से ही बीजेपी ने भी, और बीजेपी ने अक्सर वहां पे बाहर के उम्मीदवार को उतारा है। उससे पहले जगत सिंह को उतारा था, उससे पहले जवाहर सिंह बेडम को उतारा था। जगत सिंह को भी उतने ही वोट आए, 72,000 वोट उनको आए। 72,000 वोट उनको करीब करीब कमोबेश जवाहर सिंह बेडम को आए। इनको 76-77,000 वोट आ गए, तो उतने वोट बीजेपी के हैं, वहां पे कैडर वोट है उनका, वो किसी भी कैंडिडेट को आ जाता है। जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो दो जगह डिवाइड हो गया, इसलिए वहां चुनाव हार गए हम लोग। उम्मीद तो ये थी कि हम आसानी से चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन कई बार तो राजनीति है और ये जनता जनार्दन है, और वो जो फैसला लेती है। सर एक कांग्रेस का राजस्थान में हार का ये कारण बताया गया है कि टिकट वितरण है जो सही तरीके से नहीं किया गया। क्या आपको लगा कि कांग्रेस के द्वारा जो आला कमान है जिस तरह टिकट वितरण होना था उस तरह नहीं हो पाया? आपका भी एक अच्छा उदाहरण है देखो, इसमें। मेरे कहने से मात्र से नहीं होगी, पूरा प्रदेश है, 200 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जब प्रदेश के मुखिया आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ये कहा, सचिन पायलट साहब ने ये कहा कि भाई टिकट वितरण अगर सही होता तो हम सरकार बना जाते। अगर वो सारे पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने विश्लेषण में अगर ये बात पाई, उन्होंने जब विश्लेषण किया तो ये बात उनके जहन में आई कि हमने टिकट सही नहीं दिए, अगर दिए होते तो परिस्थिति कुछ और होती। तो मैं समझता हूं कि उनका आकलन, उनका विश्लेषण बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि 200 विधानसभाओं के बारे में हमें नहीं पता। एक विधानसभा के ऊपर हम ये परसेप्शन बनाए कि अगर कामा जीत जाते तो मान लो एक सीट और बढ़ जाती हमारी, लेकिन वो अगर कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ है, तो उनका आकलन ज्यादा सही है। एक सर गुटबाजी ने भी सर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। ऐसा माना जाता था कि एक सचिन गुट है, एक गहलोत गुट है। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया। तो क्या गुटबाजी है कुछ ऐसा? देखिए, बड़े लेवल की बात है, सही बात तो ये है, और मेरा मिजाज रहा है, मैं साफ सीधी बातें करता हूँ, मुझे ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं आती। बड़े स्तर की बात है, मेरे स्तर की बात नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर गुटबाजी होगी, मुझे नहीं पता थी कि नहीं थी, मुझे तो ऐसे लगता है कि सब मिलजुल के लड़े,
अगर हुई होगी, रही होगी तो डेफिनेटली उसका नुकसान हुआ होगा। आप दूर मत जाइए, आप अपने घर में देख लो, हम अपने परिवार में देख लें। परिवार में गुटबाजी रहती है, छोटा सा चुनाव लड़ लो आप, मेंबरी का चुनाव लड़ लो, अगर परिवार में गुटबाजी है तो हार जाओगे आप। तो गुटबाजी का डेफिनेटली नुकसान तो होता ही है, अगर रही होगी तो नुकसान भी हुआ होगा। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरह की परिस्थितियां, उस वो बहुत बड़े लेवल की बात है। सर, लोकसभा चुनाव पर आए तो एनडीए को बहुमत मिला, सरकार बनाई। 9 तारीख को नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों ने शपथ भी लिया। अब जब मंत्रियों ने शपथ ली तो जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी तो मुसलमानों को पीछे रखना चाहती है, उस मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम जो है मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई। तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या बीजेपी हमेशा और मतलब खास बात यह है सर, एनडीए के जो सहयोगी दल थे उन्होंने भी इस बात पर अपनी आपत्ति नहीं जताई, जो कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू थे, उनकी राजनीति ही मुसलमानों से शुरू होती है, उन्होंने कुछ आपत्ति नहीं जताई। ये क्या, इस पर क्या कहेंगे आप सर? देखिए, एक बात तो ये है कि देश की जनता ने इनको नकार दिया है, एक बात तो ये लोग एनडीए की कभी पिछले 10 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, एनडीए की बात कभी नहीं की उन्होंने। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार भी कभी नहीं कही उन्होंने। पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने हमेशा कहा मोदी सरकार। उनके नारे देख लो, उनके जुमले देख लो, अब की बार मोदी सरकार, अगली बार फिर कहा अब की बार फिर मोदी सरकार, तो और अब की बार 400 पार। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार। ये तो चुनाव था मोदी बनाम जनता, उस चुनाव में जनता ने मोदी को हरा दिया, ये बात सच है। जो आदमी ये कहते थे कि हमारी 400 पार सीटें आ रही हैं, वो आदमी बहुमत नहीं छू पाए। एनडीए की नहीं कहते थे वो कि एनडीए की 400 सीटें आ रही हैं। भाई एनडीए, इनकी खुद की 303 सीटें थी पहले, एनडीए की तो पिछली बार भी कमोबेश 400 के आसपास ही सीटें थी। तो बात एनडीए की तो इन्होंने बात ही नहीं करी कभी। जो आदमी अपनी 400 पार सीटें आने का वादा करते थे, दावा करते थे, जो ये कहते थे कि राजीव गांधी जी की कभी आई थी 400 सीटें, उससे कंपेयर करते थे खुद को। तो बीजेपी जब 400 सीटों की बात करती थी और वो 240 सीट पर अटक जाती है आके, तो ये मॉरल रूप से तो हार है इनकी। जनता ने तो इनको नकार दिया, सरकार बना ली उन्होंने, लोकतंत्र है और हमारे संविधान है, और उस संविधान के तहत उनको अधिकार है, उनके पास नंबर आए हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। रही बात मुसलमानों को के पार्टिसिपेशन की, तो वो सरकार जो नारे ये देती है कि 80-20 है और मुसलमानों को 20% एक तरफ है, बाकी 80% एक तरफ है, जो सरकार ये कहती है जिसका वो कि भाई ये तो मुसलमानों को बांट देंगे हिंदुओं की प्रॉपर्टी, जो सुबह से शाम तक अंट संट बातें देश का प्रधानमंत्री करता है, जो उस पद की गरिमा को घटाता है जिस पद पे वो बैठा है। सुबह से शाम तक वो इस तरह की मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बातें करता है। उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगी, तो ये अतिशयोक्ति होगी। ज्यादा उम्मीद करना होगा एक तरह से। सर, मैं आपकी एक बाइट सुन रहा था, लोकसभा चुनाव में आपने जो है प्रचार किया था, तो उसमें आपने कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। तो सबसे ज्यादा तो सीबीआई और पुलिस का दुरुपयोग इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुआ था। देखो, वो बहुत बड़ी बात है, मेरा जन्म भी नहीं था जब का मैं उस समय की राजनीति के बारे में कोई टिप्पणी करूं। उस समय था तो इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता को इसी देश की जनता ने जमीन पे ला दिया था। आप देखो, तो ठीक है। जब जनता दल की सरकार बनी, पूरे देश ने नकार दिया उनको। तो लोकतंत्र में क्या है, लोगों की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। कोई आदमी ये चाहेगा, अब मोदी को देखो आप, मोदी ने खूब गुंडागिर्दी करने की कोशिश की और आज जनता ने उनका गुरूर तोड़ा, जनता ने उसका घमंड तोड़ा। तो ये जनता है, कोई भी आदमी अगर अति करेगा, इस आम आदमी के साथ अगर कोई ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करेगा, कोई भी हो XYZ, तो जनता उसको अपना काम करना जानती है। सर, अगर कांग्रेस की बात की जाए, पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार उनके जो है वोट बढ़े हैं और सीटें बढ़ी हैं, वोट शेयर भी बढ़ा है। तो क्या कारण रहा इसका? क्या महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा आपने जो उठाया वो कामयाब रहा? एक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, क्या वो भी सफल हो पाई?
देखो कोई भी रिजल्ट ना कई सारी चीजें उसमें अंदर समाहित होती हैं, कोई एक चीज वजह नहीं होती। और मैं तो सबसे बड़ी वजह मानता हूँ कि देश के लोगों को जब आह्वान किया माननीय राहुल गांधी जी ने और संविधान पसंद लोगों ने, या यूं कहो कि सच्चे देश प्रेमी लोगों ने, जब देश के लोगों से आह्वान किया कि ये देश बचाने का चुनाव है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका रहा। लोग घरों से निकले देश बचाने के लिए, और वो करके दिखाया लोगों ने कि भाई देश से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं। और और बहुत सारी बातें, फिर भारत जोड़ो यात्रा हो गई, और महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, इनका झूठ बोलना हो गया, मुसलमानों को गाली बकना हो गया, ये सब चीजें हैं, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, इनका मिला जुला प्रभाव रिजल्ट पे देख सकते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन हमारा है आपसे, बीजेपी की अगर बात की जाए तो उनकी सरकार बन गई कंफर्टेबली। अब बात ये आ रही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि बहुत से जो राजनीतिक दल हैं हमारे संपर्क में है, जो कि इंडिया में शामिल है, और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या इसमें जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का कोई चांस है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, और गठबंधन में एक तरह से गठबंधन को यूं कहो कि साझेदारी में साझेदारों के हितों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मैं और आप किसी चीज में अगर साझेदारी कर लें तो सिर्फ मेरी नहीं चलेगी, फिर आपके हितों का ध्यान रखना, आपकी मंशा का ध्यान रखना, ये एक दूसरे की हमारी जिम्मेदारी है। आप मेरे हितों का ध्यान रखोगे, मैं आपके हितों का ध्यान रखूंगा। तो अगर उनके सहयोगी दल हैं जो उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो वो उनको छोड़ के कल को उनके साथ इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश के लोगों को, देश के राजनेताओं को, अलग अलग पार्टी के लोगों को देश की जरूरत को और समय को समझते हुए देश हित में फैसला लेना चाहिए। उनके निजी हित, निजी स्वार्थ तो कभी कम कभी ज्यादा चलते रहेंगे, लेकिन आज देश की जरूरत यह है कि देश में सांप्रदायिकता को फैलाने वाली एक पार्टी है, देश में नफरत का जहर घोलने वाली एक पार्टी है, उसको जितना जल्दी हो सके सत्ता से दूर हटाया जाए, और सत्ता की बागडोर ऐसे लोगों को सौंपी जाए जो सत्ता के साथ न्याय कर सकते हों, जो इंसानों को जाति धर्म के पैमाने से ना तोलते हों, ना मापते हों, जिनके लिए देश का हर नागरिक समान अधिकार रखता हो। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आएगी तो वो ख्वाब जो हमारे बाप दादाओं ने कभी देखा था कि 21वीं सदी भारत के बेटे बेटियों की होगी, तो मुझे लगता है कि वो ख्वाब साकार होने की तरफ देश कदम बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे हमारे साथ सीएम मुख्तार। ऐसे ही लगातार इंटरव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।